हेलो दोस्तों, स्वागत है आज सभी का हमारे इस प्रहार बैच में। आज हम इस प्रहार बैच में देखने वाले हैं हमारी अर्थव्यवस्था से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो रहेगा अध्याय एक में हमारा दिया है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसके सभी प्रश्न को हम देखने वाले हैं जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय हैं। चलिए हम बिना समय गंवाए आपका इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 जो लघु उत्तरीय का है। प्रश्न संख्या 1 में दिया है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसके उत्तर में आप लोग नोट कर लीजिए। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र में उत्पादन, वितरण और उपभोग की संपूर्ण प्रणाली को कहते हैं। इसमें उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा क्षेत्र और श्रम बाजार शामिल होते हैं। एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था राष्ट्र की प्रगति में सहायक होती है और लोगों की जीवन स्तर को सुधारती है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें सार्वजनिक, सरकारी और निजी यानी व्यक्तिगत दोनों क्षेत्र कार्यरत होते हैं। इसमें सरकार आवश्यक सेवाओं पर नियंत्रण रखती है जबकि निजी क्षेत्र व्यापार और उद्योग का संचालन करता है। भारत का आर्थिक ढांचा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है सतत विकास क्या है। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतें प्रभावित न हो। इसमें आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण को संतुलित किया जाता है ताकि दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित हो सके। हमारा अगला प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है आर्थिक नियोजन क्या है। इसके उत्तर में आप लोग सिंपल सा लिखिएगा। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार आर्थिक संसाधनों के उचित उपयोग, राष्ट्रीय विकास और संतुलित आर्थिक वृद्धि के लिए योजनाएं बनाती है। यह अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की योजनाओं के रूप में किया जाता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है मानव विकास रिपोर्ट क्या है। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें विभिन्न देशों की मानव विकास सूचकांक के आधार पर रैंकिंग की जाती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को मापा जाता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है आधारभूत संरचना पर प्रकाश डाले। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा। आधारभूत संरचना किसी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का समूह है जिसमें परिवहन, बिजली, जल आपूर्ति, दूरसंचार, बैंकिंग और शिक्षा शामिल है। एक मजबूत आधारभूत संरचना किसी भी देश के विकास को गति प्रदान करती है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 1 जो दीर्घ उत्तरीय से है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग आगे चल के उसको ही देखकर पढ़ें, अपने नोट्स से ही पढ़ें। चलिए, तो हमारा दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न संख्या 1 में दिया है अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। इसके उत्तर को आप लोग लिखिएगा इस प्रकार से। अर्थव्यवस्था की संरचना से आशय किसी देश की आर्थिक प्रणाली से है जो विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित होती है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं आगे। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें कृषि, मत्स्य पालन, खनन और वानिकी जैसी गतिविधियां आती हैं। यह कच्चे माल की आपूर्ति करता है। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियां शामिल होती हैं जहां कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में आगे दिया है बदला जाता है। तीसरा दिया है तृतीय क्षेत्र। इसमें सेवाएं जैसे बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार आते हैं जो अन्य दोनों क्षेत्रों को सहायता प्रदान करते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न संख्या
इसी में क्या दिया है, इन तीनों क्षेत्रों का संतुलित विकास किसी भी देश की समृद्धि के लिए आवश्यक होती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, इसमें दिया है आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, आर्थिक विकास किसी देश की समग्र प्रगति को दर्शाता है जिसमें उत्पादन, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार शामिल होता है। यह संरचनात्मक बदलाव लाता है और दीर्घकालिक होता है। आगे दिया है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में मुख्य अंतर इस प्रकार से है। आर्थिक वृद्धि यह मात्रात्मक होती है और इसमें किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी या उत्पादन में वृद्धि को मापा जाता है। इसमें आगे दिया है आर्थिक विकास यह गुणात्मक होती है और इसमें जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार को ध्यान में रखा जाता है। इन प्रकार आर्थिक वृद्धि केवल संख्यात्मक वृद्धि को दर्शाती है, जबकि आर्थिक विकास समाज में समग्र परिवर्तन लाता है। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है आर्थिक विकास की माप किन सूचकों के द्वारा करें? इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, आर्थिक विकास को निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूचकों के माध्यम से मापा जाता है, जैसे सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी भी कहा जाता है, किसी देश के कुल उत्पादन और सेवाओं की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। दिया है प्रति व्यक्ति आय, यह प्रत्येक नागरिक की औसत वार्षिक आय को दर्शाता है। मानव विकास सूचकांक, इसमें शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और जीवन स्तर को मापा जाता है। अगला है गरीबी रेखा, यह बताती है कि देश में कितने लोग न्यूनतम जीवन यापन के लिए आवश्यक साधनों से वंचित हैं। इसके बाद दिया है साक्षरता दर, यह देश में शिक्षित लोगों का प्रतिशत दर्शाता है। इसमें के आगे दिया है रोजगार दर, यह बताता है कि कितने लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी सूचकों के माध्यम से किसी देश की वास्तविक आर्थिक प्रगति का आकलन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, जो दीर्घ उत्तरीय का है। इसमें दिया है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएं। इसके उत्तर में आप लोग लिखिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण जो दिया है निम्नलिखित है। वो है अपर्याप्त आधारभूत संरचना, जिसमें दिया है बिजली, सड़कों और परिवहन सुविधाओं की कमी। इसके बाद दिया है कम औद्योगिकरण, बिहार में बड़े उद्योगों की संख्या कम है जिससे रोजगार के अवसर सीमित हैं। कम साक्षरता दर, शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है जिससे कुशल श्रमिकों की कमी है। इसके बाद दिया है बाढ़ और सूखा, प्राकृतिक आपदाएं कृषि और अन्य देशों को प्रभावित करती हैं। इसके बाद दिया है राजनीतिक अस्थिरता, इसमें दिया है सुशासन की कमी और भ्रष्टाचार आर्थिक विकास को बाधित करता है। इसके बाद दिया है बिहार के विकास के लिए उपाय, इसमें दिया है बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए। इसके बाद दिया है कृषि सुधार के लिए नई तकनीकों को अपनाया जाए। उसके बाद शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। आगे दिया है बेहतर शासन और पारदर्शिता से प्रशासनिक सुधार किए जाएं। उसके बाद दिया है इन उपायों से बिहार का आर्थिक पिछड़ापन दूर किया जा सकता है और समग्र विकास संभव हो सकता है। इसके बाद बस आज के लिए इतना ही। हमारा अर्थशास्त्र का
पहला अध्याय खत्म हो चुका है, इसके बाद हम लेकर आने वाले हैं दूसरा अध्याय। तब तक के लिए आप सब अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए और जितने भी हम नोट्स लेकर आ रहे हैं उसको आप नोट जरूर कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।